चलिए, yesterday we have completed with universal law of gravitation. उसमें मैंने आपको बताया था F is equal to g m1 m2 upon r square. आपने g mm upon d square लिखा, जो भी है दोनों चीजें राइट है. g जो है वो कांस्टेंट है, its value is 6.67 into 10 raised to minus 11. Unit wise it is Newton meter square per kg square. उसके बाद में अपन ने उसकी इम्पोर्टेंस देखी. अपने को पता चला कि अर्थ जो है वो सन के आसपास रिवॉल्व हो रहा है, प्लैनेट जो है वो रिवॉल्व हो रहे हैं, मून अर्थ के आसपास रिवॉल्व हो रहा है, टाइड्स जो है वो कॉज हो रही है. इट इज ऑल बिकॉज इट इज ऑल जस्टिफाइड बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. फाइन. अब हम लोग आगे हेडिंग डालेंगे फ्री फॉल. फ्री फॉल हेडिंग है, इसमें लिखे व्हेन एन ऑब्जेक्ट falls under the effect of gravitational force only, then its motion is called as free fall. Full stop. Para change. While falling, there is no change in the direction of motion of the object comma, but due to Earth's attraction, there will be change in magnitude of velocity. Full stop. Sorry, will be magnitude of velocity. Full stop. This results in acceleration full stop. Para फिर change करिए. The acceleration which is seen during या observed, अच्छी लैंग्वेज में हम observed बोलेंगे. seen ब्रैकेट में observed कर लो. during the free fall of an object is called as acceleration due to gravity. Is called as acceleration due to gravity. Full stop. It is denoted by आप लोग स्मॉल लेटर में G लिखेंगे. It is denoted by G and its value is constant .
on earth and is taken as and is equal to, जो भी आपको लिखना है, and is taken as and is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो अब जो लिखा है उसे समझते हैं। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या बोल रहे हैं अपन ने बोला फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फ्री फॉल का मतलब एक ऑब्जेक्ट लिया, ऊपर रखा और इसको अपन ने छोड़ दिया, क्या हुआ? ये अपने आप क्या होगा? नीचे की तरफ आ जाएगा। नीचे ही क्यों आया? छोड़ने पर ऊपर क्यों नहीं चला गया? बिकॉज इट एक्सपीरियंसेस ग्रेविटेशनल फोर्स। उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये जो ऑब्जेक्ट है ये सीधे सीधे नीचे की तरफ आ रहा है। ये जो मोशन उसने शो किया ऊपर से लेकर नीचे तक आना, दिस इज कॉल्ड एज फ्री फॉल। ठीक है, फ्री फॉल का मतलब व्हेनेवर ऑब्जेक्ट फॉल्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ये नीचे आया ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं बोलते तो क्या बोलते हैं? ड्यू टू ग्रेविटी। ये नीचे आ रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। इस ऑब्जेक्ट को इस मोशन को हमने नाम दिया फ्री फॉल। ठीक, यहाँ तक समझ में आता है। अब जब फ्री फॉल हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब जब ये नीचे आ रहा है तो बोलेंगे सीधे सीधे ही नीचे आ रहा है, ऐसा नहीं है कि ये उधर चला गया या ये उधर चला गया। अपन ने वर्ड यूज किया। अभी जो क्वेश्चन आया है दिमाग में वो रखना, मैं अभी समझा दूं उसके बाद ही क्वेश्चन पूछना, मेरा कंप्लीट नहीं हुआ अभी। ये ऑब्जेक्ट जब नीचे आ रहा है तो हम मान रहे हैं कि इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, इट इज फॉलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, बट इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। वो वेलोसिटी क्यों चेंज हुई? क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जब वेलोसिटी बदल रही है तो हमने बोला कि उसमें एक्सेलरेशन होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अलग अलग, सॉरी वेलोसिटी अलग अलग है बोलेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट हो इट फेसेस द सेम चेंज इन वेलोसिटी, so its acceleration becomes constant, and now that acceleration is called as acceleration due to gravity. acceleration तो हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हो रहा है, तो हमने उसको सिर्फ एक वर्ड दे दिया ड्यू टू ग्रेविटी। So acceleration becomes acceleration due to gravity, and now A is denoted by G, है ना? अब इस G की वैल्यू कितनी होगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने इसे कांस्टेंट बोल दिया 9.8। साथ में मैंने एक वर्ड बोला, इट इज कांस्टेंट फॉर अर्थ, है ना? इट्स वैल्यू इज 9.8 ऑन अर्थ। यानी किसी और प्लैनेट पे चले गए या मून पे चले गए तो डेफिनेटली जी की वैल्यू वहां के अकॉर्डिंगली वेरी करेगी। ठीक, तो जी जो है वो हर जगह अपना अपना अलग होता है। अब मैं उन क्वेश्चंस पे चलती हूँ जो दिमाग में आते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आना चाहिए कि क्या जरूरी है कि हर एक ऑब्जेक्ट नीचे ही गिरे? तो वो तो जरूरी है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या ये जरूरी है कि वो ऑब्जेक्ट सीधा सीधा ही नीचे गिरे? क्यों वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह नहीं बदलता? आपने बोला है कि जगह नहीं बदल रहा, आपने बोला है। तो क्या आपके पास ऐसा कोई प्रूफ है? डेफिनेटली वी हैव अ प्रूफ। ये प्रूफ आपको डिस्कवरी चैनल, यूट्यूब, इस पे प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा। मैं यहाँ प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकती, आई डोंट हैव डिजिटल बोर्ड, लेकिन जब आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च मारोगे तो आपको पता चलेगा बेटा कि वहां पर आपको एक एक्सपेरिमेंट करा हुआ मिलेगा। एक बहुत बड़ी आयरन की बॉल ली, की बॉल, आयरन की बॉल, और एक फेदर लिया, सिर्फ एक छोटा सा पंख, और
पूरी जो जगह है, जो रूम है, इट इज मेड वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब वहां पर जो भी एयर है उसे हटा दीजिए, ठीक है। और जब एयर को हटा दिया गया तो वो जगह पूरी खाली हो गई, इट इज कॉल्ड एज वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब जहां पर हवा भी ना हो, उस चीज को हम लोग नाम देते हैं वैक्यूम, ठीक। वहां से लोग बाहर हो गए, कैमरे लगा दिए गए, उस जगह में से वैक्यूम पंप से, पंप होते हैं हमारे पास जो हवा को खींच लेते हैं, तो वैक्यूम पंप से सारी हवा निकाल दी गई। अब उस फेदर को और उस आयरन के बहुत बड़े बॉल को, इतना बड़ा बहुत बड़ा बॉल, दोनों को एक साथ एक ही टाइम पर नीचे छोड़ा गया। एक्सपेरिमेंट चल रहा। जब उन्हें नीचे छोड़ा गया तो जमीन पर आने का जो टाइम है, जमीन से टकराने का जो टाइम है, वो फेदर का और बॉल का एग्जैक्टली सेम था, which shows that they are moving in a straight line and at the same time period with same acceleration 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि आपसे अभी कोई बोले कि बोले ऊपर से पंख फेंक दो और ऊपर से बॉल फेंक दो, कौन पहले नीचे पहुंचेगा? आप लोग बॉल आंसर देंगे, बट ऐसा नहीं है। वहां पर एक वर्ड दिया जाएगा, नेग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस, मतलब उसे रोकने वाला कौन है? एयर। पंख नीचे देर से आ रहा है इसलिए नहीं कि वो हल्का है, इसलिए क्योंकि उसको एयर का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब रोकना, ज्यादा मिल रहा है। और बॉल जल्दी नीचे आ रही है क्योंकि एयर का रेजिस्टेंस कम करता हुआ वो नीचे आ। और हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? बोले मास के कारण। बोले ये भारी था इसलिए जल्दी नीचे आ गया, ये हल्का था इसलिए ऊपर रह गया। नहीं, फिजिक्स में जो आंसर निकलेगा वो किस टर्म्स में निकलेगा? नेग्लेक्टिंग द एयर रेजिस्टेंस, मतलब एयर ने जो उन्हें रोका है उस रोकने पर हम ध्यान नहीं देंगे और हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो आएगा कि बोथ ऑफ देम विल रीच ऑन द surface at the same time, same point with same acceleration, that is 9.8 meter per second square. अब अपन लोग जी का फॉर्मूला देखते हैं। हमारे पास है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, नहीं कौन सा? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो F इज इक्वल टू mg, और दूसरा F इज इक्वल टू g mm अपॉन टी स्क्वायर। एक ही ऑब्जेक्ट है, उस पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स और एक उसका एक्सीलरेशन वाला फोर्स। वो एक्सीलरेशन वाला फोर्स कौन सा हुआ? mg। दोनों को हम इक्वल लिख रहे हैं, mg इज इक्वल टू g mm अपॉन टी स्क्वायर, स्मॉल m कट हो गया, g इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन टी स्क्वायर। अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ के लिए ये वैल्यू बोलो का लिखवाई है 6.67 into 10 raised to minus 11। दूसरा मास ऑफ अर्थ, अभी क्या ना हमें क्या मालूम लिखना है, मास ऑफ अर्थ इज 6 into 10 raised to 24 kg। कितना होता है? 6 into 10 raised to 24 kg। और रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, मीटर में करेंगे तो 10 raised to 3 का होल स्क्वायर, और इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये बोले मैम रेडियस ऑफ अर्थ कैसे ले लिया? डी का मतलब तो होता है डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। हम कहां पर प्रेजेंट है? अर्थ के ऊपर ही हो ना, तो अर्थ का रेडियस इतना ज्यादा है कि उसके और हमारे बीच का डिस्टेंस तो क्या हो गया? नेग्लिजिबल ही है। तो हम सिर्फ किसको कंसीडर करेंगे? अर्थ के रेडियस को। अर्थ से बाहर जा रहे हैं
तो फिर हमारे पास अलग फॉर्मूलेस होते हैं जिसमें हम लोग यहाँ डी के साथ में हाइट को लेते हैं, एक फॉर्मूला होता है जो डेप्थ को लेता है, एक फॉर्मूला होता है जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को कंसीडर करता है, वो पूरा 11th का पार्ट है। उस वक्त हम बोलते हैं कि इक्वेटर पे क्या इक्वेटर पे स्मॉल जी की वैल्यू अलग होती है, पोल पर स्मॉल जी की वैल्यू अलग होती है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस हर जगह रहता है, पर अपने लिए सिर्फ जी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, एंड ऑल ओवर अर्थ इट्स वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर्मूला लिखिए। चलो जी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब न्यूमेरिकल वाइज हम ये स्मॉल जी को यूज कब करेंगे, जब भी वर्ड दे रखा हो कि ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी, है ना, ड्यू टू ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल, कुछ भी लैंग्वेज ग्रेविटी से रिलेटेड दे रखी है तो बाय डिफॉल्ट एक ही जगह हमें यूज करना है स्मॉल लेटर वाला जी। एक कहानी खत्म। दूसरी कहानी कि जब हम जी की बात करेंगे तो क्या होगा, या फ्री फॉल की बात करेंगे, जैसा अपन ने पेंसिल ली और इसको छोड़ा, क्या मैंने इसको कोई वेलोसिटी देके छोड़ा? नहीं ना, अपन ने खाली इसको छोड़ दिया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कैसी हुई, 0। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जब भी फ्री फॉल वर्ड आ रहा है u की वैल्यू कैसी हो जाती है, 0, और g a की वैल्यू कितनी हो जाती है, g के बराबर, दैट इज 9.8। इजी करने को अपन 10 लेके अपना आंसर निकाल लेते हैं, एग्जैक्ट इट इज 9.8। अब हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। देव बोलो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन, काव्या। सुने v इक्वल टू u प्लस ad, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन। यही चीज जब हम लोग अभी अप्लाई करेंगे फ्री फॉल पे तो v इज इक्वल टू u प्लस gv, और u भी कितना हो जाएगा, 0, खाली कितना बचेगा, v इज इक्वल टू 0। तो आपको ये रटना नहीं है कि अरे फ्री फॉल है तो v इज इक्वल टू gt याद कर लिया, नहीं। डन क्या करना चाहिए आपको, वो भी समझ के कि जब हम फ्री फॉल की बात कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0 एंड a इज इक्वल टू g। तो फिर फर्स्ट इक्वेशन जो है वो आपको आंसर दे पाएगी। मंत्र सेकंड, एग्जाम लेके आए अपन, s is equal to ut plus half at square, this is called as second equation। s is equal to initial velocity 0, तो पूरा ut भी 0 प्लस हाफ a की जगह और उसके बाद में t स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज, तो बच्ची है वो थर्ड हो ही जाएगी, अब तो सारे आंसर दोगे। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये वाला पार्ट 0 इज इक्वल टू 2। ये नॉर्मली कब यूज होता है कि भाई हमें बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है उसको हमने इतनी हाइट से नीचे फेंका है, फेंका मतलब इट इज फॉलिंग फ्रीली, और हाइट हमें दे दी 10 20 कुछ भी इतना मीटर दे दिया, फाइंड इट्स वेलोसिटी। तो फिर v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू हाइट, तो अंडर रूट ऑफ 2gh, तो 2 इंटू g की जगह 9.8 या 10 जो भी अपन ले रहे हैं, और फिर h की जगह पर भी 10। तो इस तरीके से अपन न्यूमेरिकल्स में ये सब वैल्यूज को डालना सीखेंगे। चलो अपन एग्जाम्पल नंबर 2 टेक्स्ट बुक का ले रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, a car falls off and drops to the ground in 0.5 seconds
आप लोग सिर्फ टाइम लिखेंगे, क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का ही है। टाइम 0.5 सेकेंड, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब तक मैं कैपिटल जी ना बोलूं तब तक बाय डिफॉल्ट जी का मतलब स्मॉल जी चल रहा है, क्योंकि कैपिटल जी कम यूज में आता है, स्मॉल जी बार बार यूज में आएगा। तो मैं जी बोलूं मतलब स्मॉल जी ले लेने का, कैपिटल जी में अलग से प्रोनाउंस कर दूंगी। तो g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज इट्स स्पीड? What is its speed on striking the ground? जब वो जमीन से टकराया तब उसकी स्पीड कितनी है? सेकंड, find its average speed. सेकंड क्वेश्चन इसी का, find its average speed. और थर्ड, how high is the ledge from the ground? जहां से वो गिरी है कार, वो कितनी ऊंचाई पर है? सबसे पहले हमें स्पीड चाहिए। फॉर्मूला v इज इक्वल टू, क्योंकि देखो आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, खाली उन्होंने जी दिया है, वो भी इस क्वेश्चन में दे दिया है, आगे वो भी नहीं देंगे, खाली आपके पास टाइम होगा। तो आप सोचो क्या रहे, खाली टाइम दे दिया और स्पीड ढूंढनी है, क्या करें, वेलोसिटी ढूंढनी है, क्या करें? तो फिर v इज इक्वल टू gt लिखो। g की जगह 10 और t की जगह 0.5। 0.5 से डेसिमल हटा दो, 10 कट कर दो, v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड में एवरेज स्पीड पूछी है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू u प्लस v होल डिवाइडेड बाय 2। u इज इक्वल टू कितना? 0 प्लस v कितना अभी ढूंढा है 5 अपॉन 2। 5 by 2 is 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब हाइट चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, हाइट चाहिए। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। u को 0 करो, 8 को g करो, वैल्यू डालो, हाफ gt स्क्वायर, हाफ इंटू 10 इंटू 0.5 इंटू 0.5। हाफ इंटू 10 इंटू 0.5 इंटू 0.5। कुछ भी कट नहीं हो रहा, 10 कट हो गया, 5 5 जा अपॉन 2 इंटू, इसको डिवाइड करोगे तो 12.5। 12.5 अपॉन 10 इज 1.25 मीटर। 1.25 मीटर।